Good afternoon, students. Good afternoon to all. We have completed chapter Force and Laws of Motion inside the classroom. And we have also started the exercise of this chapter. About a few questions we have solved. 4 to 5 questions we have solved. Now we will solve remaining question answer of this chapter from NCERT book. So please open the book NCERT exercise and tell me one student which question will we start today. Question number I think question number 5 or 6 we have completed. Any student from 9C? प्रिया कुमारी, कितना दूर तक क्वेश्चन हो गया था? सर क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म हो गया था, ये चैप्टर खत्म हो तो बस आप बोले थे कि एक्सरसाइज कल से उस दिन से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट हुआ नहीं था। ओके, वेरी गुड। एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन इसका डिस्कशन के लिए है, कुछ न्यूमेरिकल के लिए है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तुम लोग निकाल लो। ठीक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. क्वेश्चन कह रहा है कि an object experiences a net zero external unbalanced force. Net zero external unbalanced force मतलब कि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स का मतलब कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से चलेगा? ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, कोई भी बाहरी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से चलेगा? यस, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट if an object is at rest, it will continue at rest, or if the object is in motion, the body will remain in motion unless it is acted upon by an unbalanced force. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। यह कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो नॉन जीरो वेलोसिटी करेगा। यस, जो ये मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, वो उसमें अनबैलेंस फोर्स का कोई जरूरत नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स के कारण वो चेंज होता है। अदरवाइज वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। एग्जाम्पल के लिए तुम जानते हो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ अदर प्लैनेट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सभी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये जो है लिखेंगे इसका आंसर, यस इट इज पॉसिबल बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिख देंगे, वो क्लियर कर देता है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कोई बुक में अगर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से लिख देता है तो हम एक बच्चा को क्वेश्चन रीड करने के लिए बोलते हैं, अंशु रीड द क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. योर आंसर? अंशु, योर आंसर? सर हम लोग का अभी ये चैप्टर नहीं हुआ है। हाँ, तो ठीक है। तो कह रहा है अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही यही कहता है कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, लगेगा, तब तक बॉडी कंटिन्यू रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो अगर यहाँ पर कह रहा है अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है। यूनिफॉर्म मोशन तो जीरो वेलोसिटी से ज्यादा हुआ। कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, एंड वी नो दैट बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in motion, they will continue, they will remain at rest or in uniform motion unless it is acted upon by an unbalanced force. जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा उसका वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट, एक्सप्लेन व्हाई। जब हम लोग कारपेट को, क्वेश्चन कहता है कि कारपेट, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट, एक्सप्लेन। कारपेट को जब पीटते हैं तो उससे डस्ट निकलता है, बाहर निकलता है। ये क्रॉकरी वाले लोग के पास जो रहता है कारपेट, वो लोग ऐसे ही निकालता है, पटक पटक करके डंडा से पीट कर। तो जब उसको कहता है कि व्हेन कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, कारपेट कम इन मोशन but dust remains at rest. When carpet is beaten by stick, carpet come in motion, but dust remains at rest, and both are separated. Dust gets separated from carpet. न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है कि जब कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट मोशन में आ जाता है, लेकिन उसमें जो डस्ट रहता है वो रेस्ट में ही रह जाता है। एक मोशन में आ गया, एक रेस्ट में आ गया, रिजल्ट क्या होता है, कारपेट से डस्ट बाहर निकलने लगता है। यही रीजन है कि जब तुम अपने घर में बेड को भी ऐसे डंडा लेकर के पीटते हो तो उससे डस्ट निकलता है, या कारपेट को। तो रीजन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक रेस्ट में रह गया, एक मोशन में रह गया। तो यहाँ पर भी बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट व्हेन कारपेट इज बीटन, carpet come in motion,
but dust remains at rest and both get separated. चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो अंशु. Yes, sir. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम लोग जानते हैं बस का या ट्रक का रूफ पर जो है लगेज को बांध करके रखा जाता है. अगर नहीं रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा. लेकिन यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लगाना है, आंसर को देना है. ये सब लोग जानते हैं कि ऊपर अगर बांधेंगे नहीं सामान तो गिर जाएगा. बट वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. It is advised to tie luggage with rope on the roof of the buses. When bus will start and stop suddenly, the luggage will come forward and fall down. When the bus will stop suddenly, the luggage will fall down. So to prevent it, it is advised to tie the luggage with a rope on the roof of the bus. और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. When bus stops suddenly, the luggage remain in motion. When bus stops suddenly, the luggage remains in motion for few moments. When bus stops suddenly, the luggage kept on the roof of the bus remain in motion for few moments, and it result to fall down the luggage from the roof of the bus. So it is advised to tie the luggage with the rope on the roof of buses. बस जब स्टॉप होता है सडनली, बस स्टॉप हो जाता है, लेकिन बस के ऊपर में जो सामान रखा हुआ है वो कुछ पल के लिए, फ्यू मोमेंट के लिए मोशन में ही रह जाता है. क्योंकि बस का पूरा जो सरफेस ग्राउंड से टच है वो रेस्ट में आ गया, ऊपरी उस हिस्सा जो है वो मोशन में ही रह जाता है और वो नीचे आगे की तरफ में गिर जाता है. बॉडी नीचे रेस्ट में आ गया, ऊपरी हिस्सा जो है वो मोशन में ही रह जाता है. When bus stop suddenly, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल में ये सारा चीज हम एक्सप्लेन किए हैं क्लास में. 9C के बच्चे वो एक्सप्लेन किए हैं, 9D में तो हम नहीं अभी पढ़ाए इसको. तो when bus stop suddenly, the bus come at rest, but the upper portion of the bus remain in motion for few moment. अचानक जब बस रुकती है तो जो हिस्सा ग्राउंड से टच रहता है वो रेस्ट में आ जाता है और ऊपर का हिस्सा कुछ क्षण के लिए मोशन में रहता है. उसको रेस्ट में आने में थोड़ा वक्त लगता है और वो आगे की तरफ में गिर जाता है. बस में जर्क वाइल ट्रेवलिंग हम लोग पढ़ाए हैं कि बस अचानक रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ गिरने लगते हैं. जब हम बस ऐसे पकड़ के खड़े हैं, बस अचानक रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं. Why? When bus stop, the lower part of the body come at rest, upper part of the body remain in motion for few moment. हम लोग का निचले हिस्सा जो है, जो बस के कांटेक्ट में है, फ्लोर के कांटेक्ट में है, वो पहले रेस्ट में आ जाता है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा देर के बाद रेस्ट में आता है और रिजल्ट क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ गिरने लगते हैं. We tend to fall in forward direction. Similar, when bus starts suddenly, we tend to fall in backward direction. कभी कभी तुम देखते हो कि ऐसे खड़े हो बस पर, अब बस अचानक चलने लगती है, तुम पीछे की तरफ गिरने लगते हो. What is the reason? Newton first law of motion. When bus starts suddenly, the lower part of the body come in motion, but upper part of the body remain at rest for few moment. निचला हिस्सा मोशन में आ जाता है, ऊपरी हिस्सा को मोमेंट में मोशन में आने में कुछ सेकंड लगता है. रिजल्ट क्या होता है, निचला हिस्सा आगे,
ऊपर वाला रेस्ट में है, हम लोग पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर आधारित क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो अंशु। Yes, sir. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because first, the batsman did not hit the ball hard enough. Second, velocity is proportional to the force exerted on the ball. Third, there is a force on the ball opposing the motion. Fourth, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. Newton first law of motion states that if an object is in motion, it will remain in motion unless it is acted upon by an unbalanced force. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो फॉरएवर मोशन में रहेगा, सदा के लिए मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। ये कहा न्यूटन ने, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कहता है अगर बैट्समैन ने बॉल को बहुत जोर से हिट किया तो बॉल ग्राउंड पर रोल होते हुए स्लो डाउन होता है, फिर कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कहता है रुकना नहीं चाहिए, और अगर रुका तो क्यों रुका, रीजन क्या है, जरूर कोई अनबैलेंस फोर्स होगा। यस, द अनबैलेंस फोर्स हियर इज फ्रिक्शनल फोर्स। The frictional force applied between surface of ball and surface of ground, which opposes the velocity of the ball. बॉल का वेलोसिटी को यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है, जो कि बॉल का सरफेस और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो ग्राउंड का जो सरफेस है, ग्रास है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है। अगर बॉल में फ्रिक्शनल फोर्स कम भी है तो ग्राउंड में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, और वो जो है उसका मोशन का अपोज कर रहा है, इसलिए बॉल रुक जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से जो है न्यूमेरिकली पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि तुम लोग को ज्यादा फोकस करना है। 9th क्लास से ही स्टार्ट में इस पर ज्यादा ध्यान देना। ओके अंशु, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। Yes, sir. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला पर बनेगा, समझ गए। F इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड लॉ पर है। जो लोग चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो F इक्वल टू एम ए का यूज करेंगे, और इसके पहले का जो मोशन चैप्टर है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उस पर आधारित है। तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी आगे बढ़ करके हमसे बनाने का प्रयास करो, ठीक है। जहां दिक्कत होगा वहां व्हाइट बोर्ड को यहाँ से देख करके लिखो। तो क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल बॉडी यू, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। उसके बाद दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर इन 20 सेकेंड, डिस्टेंस एस। टाइम इज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास इज 7 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 केजी, तो 7 मीट्रिक टन का मतलब हो गया 7000 केजी। तो मास इक्वल टू, बुक में भी दिया हुआ है, सेवन 7000 केजी। तो हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन एंड फाइंड, क्या कहता है, फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड मास, मास ये फोर्स F इक्वल टू एम ए, ये निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन।
सुटेबल फॉर्मूला हमको यहाँ से देखना है। u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये अब सुटेबल नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ v नहीं है, u s नहीं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, टी का भी जरूरत नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी यहाँ पर सुटेबल नहीं है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, उससे हमको यहाँ a मिलेगा। फॉर्मूला पर सबको पुट करते चलेंगे। s इक्वल टू 400 यू टी, यू 0 इंटू टी 20 प्लस हाफ, ए फाइंड करना है टी का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, 2 से 20 10 टाइम में कट गया। 400 इक्वल टू 0 इंटू 20, 0 प्लस 200 ए। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन हमारा 2 निकला, ए निकला हमारा 2। अब हम लोग इससे एफ निकाल देंगे। नाउ एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए करेंगे। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। तो 14,000 न्यूटन ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स अप्लाई ये हो जाएगा 14,000 न्यूटन। नोट कर लो सब। Priyaranjan, would you like to say something? Yes, Priyaranjan. Have you any doubt? यहाँ पे सर 400 कहाँ से लाए? दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम कहाँ से लाएंगे? यस Question given. It is given. Distance is 400 meter. क्वेश्चन आगे में बुक नहीं रखा है, इसलिए हम क्वेश्चन डिक्टेट करवा रहे हैं अंशु से। आगे में बुक रखो ना। यस रखे सर। चलो इसको सब लोग। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, लगता है क्वेश्चन अभी हम लोग और कर लेंगे, अभी है 5-10 मिनट। ठीक है अंशु, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। Yes, sir.
A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है Yes, कि sir. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 की जो है Yes. कह रहा है कि 20 थ्रोन विथ meters per वेलोसिटी second. ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि बॉडी को जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से नीचे गिरा रहे हैं। फ्रोजन क्या कर रहा है, फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, जो कि कुछ देर जाने के बाद रेस्ट में आ जाता है, कुछ देर चलने के बाद रेस्ट में आ जाता है, यानी कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड, बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर डिस्टेंस। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी बिकेम 0, u20 v0 s इक्वल टू 50 मीटर। और कुछ दिया हुआ है, अब निकालना है हम लोग को Sir, क्या mass चीज, 1 kg. मास 1 kg। ठीक है, हम लोग को F इक्वल टू एम ए करना है, तो पहले ए निकालना है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 का जो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का दिया हुआ है, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। u20 s50 v0, वी हैव टू फाइंड ए। तो सुटेबल फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो कौन सा है? Sir, 2as equals to v square minus u square. करेक्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as इज द सुटेबल फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। वैल्यू पुट करते चलेंगे इसमें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as v0 का स्क्वायर माइनस u20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50। 0 का स्क्वायर 0 होकर के हट गया, माइनस 2 और 20 का स्क्वायर हो गया 400 इक्वल टू 2 इंटू 100, 2 इंटू 50 100 ए, 100 डिवाइड हो गया इधर, a इक्वल टू -4। एसिलरेशन जो निकल रहा है निगेटिव एसिलरेशन निकल रहा है, यहाँ पर निगेटिव एसिलरेशन निकलेगा। ये चीज बतलाता है कि बॉडी जो है वो वेलोसिटी उसका स्लो होते होते रेस्ट में जा रहा है, इसी को निगेटिव एसिलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है,
इसलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन सही है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज करते करते जाकर के ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, इसलिए अब फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम 1 kg इंटू ए है -4 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, दिस इज कॉल्ड न्यूटन। यू नो दैट न्यूटन जो है वो इस केजी मीटर पर सेकंड को ही कहा जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो ये जो है न्यूटन का एक्चुअल यूनिट यही है, फोर्स का एक्चुअल यूनिट यही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग न्यूटन को ऑनर्ड करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस यूनिट का नाम एन दे दिया गया है, न्यूटन। तो F इक्वल टू -4 न्यूटन। यहाँ फोर्स माइनस में लग रहा है, निगेटिव फोर्स लग रहा है, तभी तो बॉडी रेस्ट में आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो अपोज कर रहा है, बॉडी को रेस्ट में ला रहा है, तो ये फोर्स भी निगेटिव होगा। नोट कर लो सब लोग। ठीक है, अब तुम लोग नोट कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर कुछ पार्ट हो सकता है तो 2-3 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो अंशु। Yes, sir. An 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 8,000 kg इंजन का वेट है और मास है, और 5 वेगन्स, 5 बोगी है ट्रेन का। ठीक है, अब प्रत्येक वेगन का जो है मास 2000 kg है, तो 5 वेगन का मास हो जाएगा 10,000 kg, अब प्लस इंजन 18,000 kg टोटल मास हो जाएगा ट्रेन का, इंजन प्लस वेगन, इसको ध्यान में रखो। अब कह रहा है कि इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ट्रैक इज 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 5,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, कितना फोर्स से बॉडी आगे बढ़ रहा है, कि 40,000 इस साइड में लग रहा है और 5,000 अपोजिट में लग रहा है, एक तरफ 40, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, 35,000 न्यूटन फोर्स। 1 मिनट से कम टाइम बचा, इसलिए डिस्कस कर ले रहे हैं। 40,000 माइनस 5,000, इट मीन्स 35,000 इज द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। ये हो गया 35,000 न्यूटन, पहला का आंसर रहेगा।
नेट एसिलिटी 40,000 माइनस 5,000। और क्या कह रहा है निकालने के लिए बी में, द एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन ए, एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन ए इक्वल टू एफ बाय एम, ए इक्वल टू एफ बाय एम। फोर्स अभी तुरंत निकला है 35,000 न्यूटन बाय एम, मास हम पहले बता दिए 18,000 केजी। एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इक्वल टू